नमस्कार, मैं राजन जैन, प्रवक्ता जेवी जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर, कक्षा 12, आपके विषय व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार में आज के प्रकरण व्यापारिक पत्र व्यवहार के बारे में हम आपसे आज बातचीत या वर्णन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज इस अध्याय में हम सीखेंगे व्यापारिक पत्र का अर्थ क्या है, व्यापारिक पत्र का प्रारूप क्या है, व्यापारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं और व्यापारिक पत्रों को लिखने का क्या महत्व है। बच्चों, आप जानते हैं कि पत्र किसे कहते हैं। पत्र एक दूसरे से वार्तालाप के द्वारा नहीं हम आपस में सामने आ सकते, लेकिन एक दूसरे से पत्र के माध्यम से हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। पत्र हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पत्रों के माध्यम से हम एक स्थान पर, एक दूसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति से अपनी बात को आराम से कह सकता है और लिख सकता है। व्यापारिक पत्र व्यवहार का अर्थ क्या है। व्यापारिक पत्र किन्हीं दो व्यापारियों के मध्य किसी व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं। अब हम समझना है कि हमें व्यापारिक पत्र कहते किसे हैं। व्यापारिक यानी कि बिजनेस, जो पत्र हमारे बिजनेस से संबंधित हैं, जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को व्यापारिक कार्यों के लिए लिख रहा है, वह व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। और व्यापारिक पत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि व्यापार की सफलता इसी पर निर्भर करती है। व्यापारिक कार्य कौन कौन से जिनके लिए हम व्यापारिक पत्र को लिख सकते हैं। क्या क्या है व्यापारिक कार्य। माल के मूल्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए, माल भेजने की सूचना देने के लिए, माल खराब होने की शिकायत करने के लिए, बिल का भुगतान करने के लिए, साख संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे अनेक कार्य हैं जिनके लिए हमें व्यापारिक पत्र लिखने पड़ते हैं। प्यारे बच्चों, आगे हम समझेंगे व्यापारिक पत्र के अंग क्या हैं, यानी कि व्यापारिक पत्र लिखना किस प्रकार से है। सबसे पहले शीर्षक, यानी कि उसमें लिखना है हम कौन व्यापारिक पत्र को भेज रहा है, भेजने वाले का नाम आएगा। आजकल जो व्यापारिक संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, वो अपना लेटर पैड प्रिंटेड होता है, उसमें उनका नाम पता वगैरह सब चीज़ प्रिंट करते हैं। और उसके बाद हमें लिखना है उसमें ईमेल आईडी। आजकल सभी पत्र जो हैं कंप्यूटर के माध्यम से लिखे जा रहे हैं और ईमेल से ही उनको तुरंत हम दूसरे व्यापारी तक पहुंचा देते हैं, तो ईमेल आईडी होना जरूरी है। उसके बाद है हमारा पत्रांक व संदर्भ संख्या। पत्रांक का अर्थ है कि जो बाहर जाने वाले पत्र हैं वो सभी एक पत्र प्रेषण पुस्तक पर चढ़ाकर भेजे जाते हैं, तो उस पत्र प्रेषण पुस्तक का रजिस्टर का नंबर और किस विभाग ने यह पत्र लिखा है और उस वर्ष की संख्या, यह हम पत्रांक में लिखेंगे। तीसरे नंबर पर हमारा आता है पत्र प्राप्तकर्ता का नाम व पता, यानी कि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं वह कौन है, व्यक्ति है, संस्था है, फर्म है, उसका पूरा नाम और पता हम यहाँ पर लिखेंगे। चौथे नंबर पर हमारा है विषय, यानी कि यह पत्र हमने किस विषय में लिखा, या पूछताछ का पत्र है, आदेश का पत्र है, जो हमारा विषय है वह संक्षिप्त होना चाहिए। नंबर 5 पर है हमारा संबोधन, यानी कि हम किसको यह पत्र संबोधित कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को कर रहे हैं तो आएगा प्रिय महोदय, यदि किसी स्त्री को कर रहे हैं तो प्रिय महोदया लिखेंगे। इसी प्रकार आगे पत्र का मुख्य भाग आएगा। पत्र के मुख्य भाग को हम 3 भागों में बांटेंगे, प्रारंभिक भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग। प्रारंभिक भाग में हम जिस पत्र के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, जो हमारा विषय है, वही उसी में लिखेंगे। यदि यह पत्र किसी पूर्व में आए पत्र के संदर्भ में लिखा जा रहा है तो हम उसमें उस पत्र की संदर्भ संख्या का वर्णन करेंगे। मध्य भाग में जिस कार्य के लिए यह पत्र लिखा गया है उस कार्य को, पूरे को, इसमें हमें मध्य भाग में लिखना है। अंतिम भाग हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी भाषा बहुत ही सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर हमारे भविष्य में जो भी आदेश वगैरह प्राप्त होंगे इसी भाग की भाषा के आधार पर प्राप्त होते हैं। हमें 7वें नंबर पर देखना है कि अभिवादन, यानी कि हमें उसका धन्यवाद लिखना है कि वह हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। समाप्ति हेतु अंतिम आदर्श सूचक, जब हम पत्र को समाप्त करेंगे तब हम लिखेंगे भवदीय या आपका शुभ चिंतक। उसके नीचे हम अपने हस्ताक्षर करने हैं और अपना पद लिखना है। पद में हमें देखना है कि
हम प्रबंधक के पद पर हैं या स्वामी हैं, जो जिस पद पर है वह अपना पद लिखेगा। नंबर 10 पर हमें लिखना है संलग्न पत्र। संलग्न यानी कि इस पत्र के साथ हम क्या क्या और चीज़ साथ में लगा रहे हैं, जैसे सूची पत्र हो गए या कोई बैंक ड्राफ्ट है या चेक है, जो भी चीज़ हम इसमें आपके साथ इस पत्र के साथ लगाएंगे वह हमें सब इसमें संलग्न पत्र में लिखना चाहिए। नंबर 11 पर पुनिश्चय। पुनिश्चय का मतलब है यदि कोई चीज़ हमारे से इस पत्र को लिखते समय छूट गई है तो वह हम इसमें लिख सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारे से कोई चीज़ छूट गई है तो हम पुनिश्चय का प्रयोग न करें, हम अगला पत्र उसके जगह लिख लें, क्योंकि यह बहुत अच्छा नहीं लिखता कि हम पत्र लिखने के बाद कोई चीज़ बाद में लिखें। और लास्ट हमारा है लिपिक के हस्ताक्षर। जिस लिपिक या जिस क्लर्क ने यह पत्र लिखा है और जिसके द्वारा यह पत्र लिखवाया गया है, उन दोनों का यहाँ पर संक्षिप्त हस्ताक्षर या नाम लिखा होना चाहिए। तो बच्चों हमने सीखा कि व्यापारिक पत्र के भाग कौन कौन से हैं, हमें शुरू से लेकर आखिर तक उस पत्र को किस प्रकार से लिखना चाहिए। प्यारे बच्चों आगे हम सीखेंगे व्यापारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। व्यापारिक पत्र बहुत अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ ये हैं पूछताछ के पत्र, निरख संबंधी पत्र, आदेश के पत्र। आदेश के पत्र भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, आदेश का पत्र, आदेश पत्र की स्वीकृति का पत्र, आदेश पत्र को रद्द करने का पत्र, परिचय पत्र, अनुगमन पत्र, शिकायती पत्र। शिकायती पत्र और उनके उत्तर, यानी कि जो हमारी शिकायत आई है उनके उत्तर हम कैसे लिखेंगे, साख संबंधी पत्र, एजेंसी के पत्र। प्यारे बच्चों इन पत्रों में से कुछ पत्रों का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम हमारा पत्र है पूछताछ का पत्र। पूछताछ का अर्थ है कि जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से किसी भी संबंध में कोई पूछताछ करता है, चाहे वह माल से संबंधित है या किसी और चीज़ से संबंधित है। जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कोई माल मंगाना चाहता है तो उस माल के बारे में वह दूसरे व्यापारी से पूर्ण रूप से जानना चाहता है कि उस माल की किस्म क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका मूल्य क्या है और वह उसकी किस प्रकार से हमारे को भेजेगा और व्यापारिक शर्तें हमारी क्या क्या होंगी। तो ये सब चीज़ जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से पूछता है तो उसे हम पूछताछ का पत्र कहते हैं। जब मैंने लिखा भी यहाँ पर, जब कोई व्यापारी अपने माल को क्रय करने हो आदेश न देकर उससे संबंधित सभी गुणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र व्यवहार करता है तो इस प्रकार के पत्र व्यवहार को पूछताछ का पत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए कोई दिल्ली का एक व्यापारी बम्बई के एक व्यापारी से सूती कपड़े के लिए कोई मूल्य जानना चाहता है तो वह अपने पत्र में लिखेगा कि मुझे निम्नलिखित मात्रा में या मुझे 100 गांठें सूती वस्त्र की चाहिए वह किस मूल्य पर प्राप्त होंगी मेरे को और उनके आपकी आवश्यक शर्तें क्या होंगी, आप मुझे भुगतान करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अपने पत्र में लिखकर बम्बई के व्यापारी को वह लिखता है तो यह पूछताछ का पत्र कहलाता है। आगे हमारा है निरख पत्र। निरख का मतलब है कोटेशन या मूल्य। ये जो पत्र है निरख पत्र, ये पूछताछ के पत्र के उत्तर में लिखे जाते हैं। जब एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी से किसी माल का मूल्य पूछा तो जो दूसरा व्यापारी है वह माल के मूल्य का उत्तर देता है, वह निरख पत्र कहलाता है। निरख या कोटेशन से संबंधित पूछताछ के पत्रों के उत्तर देने के लिए लिखे जाते हैं। अब जैसे हमारा उदाहरण था तो उसमें बम्बई का जो व्यापारी है जब उसके पास पूछताछ का पत्र पहुंचा तो उसने अपने माल का मूल्य पहले वाले व्यापारी को बताया कि मेरे माल का मूल्य निम्नलिखित है, मेरे माल की निम्नलिखित गुणवत्ता है और उसकी शर्तें ये हैं। ये सारी चीज़ें जब वो एक पत्र में लिखकर भेजता है तो वह निरख पत्र कहलाता है। अगला पत्र है आदेश पत्र। जब व्यापारी के पास बहुत अधिक निरख पत्र आ जाते हैं, यानी कि उसने बहुत सारे व्यापारियों से मूल्य पूछे और उसके पास बहुत सारे पत्र प्राप्त हो गए, वह उन व्यापारियों के पत्रों को तुलनात्मक अध्ययन करता है कि उसके जो रेट हैं किसके कम है और किसके माल की गुणवत्ता अधिक है। जब वह तुलनात्मक अध्ययन कर लेता है और संतुष्ट हो जाता है कि मुझे इसी व्यापारी से माल मंगाना है तो वह एक आदेश पत्र लिखता है।
उस आदेश पत्र में लिखता है कि मुझे निम्नलिखित माल चाहिए और आपके निर्ख पत्र के अनुसार इसका मूल्य यह रहेगा, ये व्यापारिक शर्तें हैं जो आपने मेरे को लिखी थी। तो यह है आदेश पत्र, वह होता है जब व्यापारी व्यापारिक शर्तों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद माल मंगाने के लिए पत्र लिखता है। अब आदेश पत्र भी हमारे अगले और 2 प्रकार के हैं। क्या है सबसे पहला इसमें? आदेश पत्र की प्राप्ति की सूचना का पत्र। जब व्यापारी को दूसरे व्यापारी से आदेश प्राप्त हो जाता है कि आप मेरा इतना इतना माल बनाकर तैयार रख दें और मेरे को भिजवा दें, इस आशय का कि उसे आपने आदेश दिया, इस आशय का धन्यवाद का एक पत्र वह दूसरे व्यापारी को लिखता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतने माल भेजने का आदेश दिया। इस आशय का जब एक पत्र लिखा जाता है तो यह आदेश पत्र की प्राप्ति की सूचना का पत्र कहलाता है। अगला पत्र है हमारा आदेश के लिए अस्वीकृति का पत्र। जब व्यापारी से आदेश प्राप्त होता है कि मुझे निम्नलिखित माल चाहिए, मान लो 100 गांठें चाहिए, लेकिन उसके पास स्टॉक में नहीं है या उसका माल खराब हो गया है या किसी और कारण से वह माल का पूरा करने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है, तो वह एक पत्र दूसरे व्यापारी को लिखेगा कि मेरे पास निम्नलिखित माल उपलब्ध नहीं है या मैं यह माल उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हूँ। जब इस आशय का एक पत्र दूसरे व्यापारी को लिखा जाता है तो यह आदेश पत्र की अस्वीकृति का पत्र कहलाता है। यदि विक्रेता आदेशित माल की पूर्ति करने में असमर्थ होता है तो वह जो पत्र क्रेता को लिखता है वह अस्वीकृति पत्र कहलाता है। प्यारे बच्चों, अगला पत्र है परिचय पत्र। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। जब कोई व्यापारी अपने मित्रों या कर्मचारियों का परिचय दूसरे से कराना चाहता है, दूसरे व्यापारी से कराना चाहता है, तो इस आशय का एक सिफारशी पत्र जब वह लिखता है तो वह परिचय पत्र कहलाता है। जब कोई व्यापारी अपने मित्रों या कर्मचारियों को परिचय कराने के लिए एक पत्र लिखता है तो वह परिचय पत्र कहते हैं। परिचय किस लिए कराना चाह रहा है? कि वह किसी आदमी को अपनी सिफारिश के लिए भेज रहा है या रोजगार दिलाने के लिए भेज रहा है। पत्रवाहक का उस परिचय पत्र में नाम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, उसके गुण, आचरण, अनुभव का उस पत्र में वर्णन होना चाहिए। अगला पत्र है बच्चों हमारा अनुगमन पत्र। अनुगमन, जब व्यापारी को अपने किसी ग्राहक से प्रारंभ में भेजे गए पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो वह उस ग्राहक से दोबारा संपर्क स्थापित करने के हेतु एक पत्र लिखता है, उसे अनुगमन पत्र कहते हैं। जब व्यापारी किसी ग्राहक को कोई पत्र लिखता है लेकिन वह व्यापारी देखता है कि उस ग्राहक ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया 15-20 दिन तक, फिर वह दोबारा से उसको पत्र लिखता है। इसी प्रकार के जब वह दोबारा उसको पत्र लिखता है तो उसे हमें अनुगमन पत्र कहते हैं। चलो आगे बच्चों हमारे हैं तकादे के पत्र। तकादा किसे कहते हैं? आज का युग साख का युग है। विक्रेता अपने माल को उधार बेचता है और कभी कभी ऐसा होता है क्रेता समय पर उस माल का भुगतान नहीं कर पाता है, तो जब उससे हमें पैसे मांगने होते हैं हम उसे तकादा करते हैं। तकादे का अर्थ है कि हम उससे भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। तो विक्रेता द्वारा क्रेता को उधार माल बेचा जाता है। क्रेता माल की राशि का समय पर भुगतान नहीं कर पाता, इसके द्वारा विक्रेता के लिए क्रेता को जो पत्र लिखा जाता है वह भुगतान प्राप्त करती या तकादे का पत्र कहलाता है। तकादे के पत्र हमारे 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, पहला है हमारा प्रथम तकादे का पत्र, द्वितीय तकादे का पत्र, तृतीय तकादे का पत्र और अंतिम तकादे का पत्र। प्रथम तकादे का पत्र क्या है? प्रथम तकादे के पत्र में हम ग्राहक को ऐसी भाषा जो है थोड़ी सी विनम्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि आपने निम्नलिखित धनराशि का भुगतान समय पर नहीं किया, अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस धनराशि का समय पर भुगतान कर दें। ठीक है। दूसरा हमारा है द्वितीय तकादे का पत्र। जब वह पहले तकादे के पत्र का भी कोई उत्तर नहीं देता ग्राहक तो हम उसे एक द्वितीय तकादे का पत्र लिखते हैं। उसमें हम पहले तकादे का भी वर्णन करते हैं कि आपने पहले तकादे, हमने पहले भी आपको एक पत्र लिखा था, आपने उसका भी उत्तर को ही नहीं दिया, और उसमें लिखते हैं कि आपकी तरफ इतनी धनराशि बकाया है, आपने उसका अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया, अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इस ओर ध्यान दें और जो धनराशि आपकी तरफ बकाया है उस धनराशि का चेक हमें तुरंत देने की कृपा करें।
अब तृतीय तकादे का पत्र आ गया। जब ग्राहक पहले दोनों तकादों के पत्र का कोई उत्तर नहीं देता और कोई भी रिस्पॉन्स उसकी तरफ से हमारे को प्राप्त नहीं होता, तो हम उसे फिर तृतीय तकादे का पत्र लिखते हैं। इस तृतीय तकादे के पत्र में भी प्रथम द्वितीय तकादे के पत्रों का वर्णन करते हैं कि हम आपको पहले भी 2 पत्र लिख चुके हैं, लेकिन आपने उसका कोई भी उत्तर हमें नहीं दिया। फिर हम इसमें थोड़ी सी सख्त भाषा का प्रयोग करते हैं कि यदि आपने इस तारीख तक हमारा भुगतान नहीं दिया तो आपके और हमारे जो बीच में संबंध स्थापित है वह ठीक नहीं हो पाएंगे या व्यापारिक गुणों का इससे ह्रास होगा। इस प्रकार हम फिर अगर अंतिम तकादे का पत्र लिखते हैं, अंतिम या चौथे, जब ग्राहक पहले दूसरे तीसरे तकादे के पत्रों का उत्तर नहीं देता तो हम एक उसे अंतिम तकादे का पत्र लिखते हैं कि अब आप यदि इस समय सीमा तक हमारे को धनराशि का भुगतान नहीं करेंगे तो हमें मतलब जो है आपको हमें न्यायालय में जाना पड़ेगा और आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार बच्चों हमने सीखा कि तकादे के पत्र किसे कहते हैं और तकादे के पत्र 4 प्रकार के होते हैं। आगे हमारा है परिपत्र अथवा गश्ती पत्र। जब एक ही सूचना बहुत से व्यापारियों को एक ही समय भेजनी होती है उस समय जो पत्र लिखा जाता है वह परिपत्र या गश्ती पत्र कहलाता है। जब एक ही सूचना एक ही समय पर अनेक व्यापारियों को भेजनी होती है तो इस आशय का जो पत्र व्यापारी लिखता है वह परिपत्र या गश्ती पत्र कहलाता है। व्यापारी को बहुत सारी सूचनाएं होती हैं जो एक सी सबको एक समय में भेजनी होती है। कौन कौन सी सूचनाएं हो सकती हैं? नई वस्तु का विज्ञापन करने के लिए, नए साझेदार का प्रवेश करने के लिए, पुराने साझेदार का अवकाश करने पर अपने इस व्यापार के स्थान में परिवर्तन करने के लिए और व्यापार के नाम का परिवर्तन करने के लिए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण वह परिपत्र लिखता है। अगला पत्र है हमारा बैंक संबंधी पत्र। जो पत्र एक व्यापारी अपने बैंक या अन्य बैंक को लिखता है उसे बैंक संबंधी पत्र कहते हैं। बैंक आज आधुनिक सभ्यता का वित्त और व्यापार का धमनी केंद्र बन गए हैं, क्योंकि आज हमारे जीवन में बैंकों का बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक व्यापारी बैंक में अपना चालू खाता खोलता है और क्योंकि उसे दिन में कई बार रुपया पैसा निकालना होता है और जमा करना होता है, इस कारण से वह बैंकों से अपना व्यवहार करता है। दिन में जब वह कई बार रुपया पैसा निकालता है तो वह उसे बैंक में कई बार जाना आना पड़ता है। अब हमें देखना है बैंक में लिखे जाने वाले पत्र कौन कौन से, बैंक से हम संबंध स्थापित करते हैं तो किस लिए करना पड़ता है। बैंक में जब पत्र लिखते हैं तो हमें खाता खोलने के लिए, बैंक से पासबुक या चेक बुक प्राप्त करने के लिए, अधिविकर्ष की सुविधा प्राप्त करने के लिए, दूसरे ग्राहकों के संबंध में साख प्राप्त करने के लिए, बैंक का कभी कभी खाता बंद करना पड़ता है हमें उसके लिए, एक शाखा से दूसरी शाखा में धनराशि को हस्तांतरित करने के लिए और एक समय में दूसरे धनराशि को हस्तांतरित करने के लिए हमें बैंक में अनेक पत्रों का लिखना पड़ता है। आगे पत्र है हमारे बीमा कंपनी को पत्र। जो पत्र बीमा कंपनी को लिखे जाते हैं उन्हें बीमा कंपनी के पत्र कहते हैं। आजकल खतरों को कम करने के लिए और जोखिम से बचने के लिए बीमा कराया जाता है। आग लगने या किसी साझेदार की मृत्यु होने बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी को पत्र लिखे जाते हैं। जो पत्र बीमा कंपनी को लिखे जाते हैं वे बीमा कंपनी के पत्र कहलाते हैं। आज का ज़माना जो है खतरों का ज़माना है, तो इसलिए आदमी या व्यापारी अपने व्यापार का, अपने माल का, अपने खुद का बीमा करा कर रखता है कि वास्तव में उसे यदि बाद में कोई हानि होती है किसी प्रकार से तो वह बीमा कंपनी से उसके दावे की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए वह बीमा कंपनी को अनेक पत्र लिख सकता है। जैसे सबसे पहले यदि कोई माल उसके रास्ते में क्षतिपूर्ति बीमा उसके रास्ते में कोई माल रास्ते में नष्ट हो गया है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, किसी साझेदार की मृत्यु हो गई है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए दावे के लिए, या कोई नई पॉलिसी उसे लेनी है उसके लिए, या अपनी पॉलिसी पर उसे ऋण लेने के लिए वह अनेक पत्र बीमा कंपनियों को लिख सकता है। हम सीखेंगे कि व्यापारिक पत्र व्यवहार का महत्व क्या है।
व्यापार व्यापार में जो है हमारा पत्र व्यवहार उसकी आत्मा कहा जाता है, क्योंकि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से जो संबंध स्थापित करता है वह उसके संबंध उसके व्यापार पर निर्भर करते हैं। इसलिए कहा भी गया है व्यापार में पत्र व्यवहार उसकी आत्मा है। इसलिए आज हम इन पॉइंट्स के माध्यम से वर्णन करेंगे कि पत्र व्यवहार का महत्व क्या है। सबसे पहला है व्यवसाय क्षेत्र को विकसित करना। आज हमारा व्यापार राष्ट्रीय न रहकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। दिन दूनी रात चौगनी हम व्यापार में वृद्धि कर रहे हैं। इसलिए पत्र व्यवहार के माध्यम से हम अनेक व्यापारियों से संबंध स्थापित कर सकते हैं और उनको अपनी अपनी वस्तुओं का बारे में बता सकते हैं। इसलिए हमारे व्यापार में वृद्धि होगी और हम अधिक लाभ कमा सकते हैं। आगे है हमारा आगे हमारा महत्व है मितव्ययिता। मितव्ययिता का अर्थ है कि कम खर्च करना। कम खर्च में पत्र व्यवहार के माध्यम से हम कम खर्च से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आमने सामने बैठेंगे तो इसमें बहुत अधिक खर्च होगा, लेकिन पत्र व्यवहार के माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसलिए पत्र व्यवहार हमारा बहुत सरल सस्ता साधन है। आगे हमारा है रचनात्मक शक्ति का सृजन। पत्र व्यवहार के माध्यम से हम एक दूसरे व्यक्ति से अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं और पुराने संबंधों को और अधिक दृढ़ बना सकते हैं और नए संबंधों के बारे में भी हम अनेक ग्राहकों को पत्र लिखकर उनसे हम नए संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगला महत्व है हमारा अनेक लोगों के साथ एक ही समय में संपर्क। पत्रों के माध्यम से हम अनेक लोगों से एक ही समय में संपर्क स्थापित कर सकते हैं और उनसे अपने जो हमारा उत्पाद है उसके बारे में बता सकते हैं और इसके द्वारा जो हमारे व्यापार के संबंध हैं वह अधिक मधुर बनेंगे और एक साथ अनेक लोगों से संपर्क बनाकर हम जो हमारे व्यापार के उद्देश्य हैं, व्यापार का उद्देश्य क्या है हमारा लाभ कमाना है, तो व्यापार के उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा है साख निर्माण में सहायक। इसके माध्यम से हम संस्था की साख और ख्याति बढ़ती है। पत्रों के माध्यम से हम अपनी गुडविल को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं और जब हमारी गुडविल या साख हमारी अधिक बढ़ेगी तो हम अपने व्यापार को भी बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उससे हमारे जो अधिक ग्राहक हमारी तरफ आकर्षित होंगे और जब ग्राहक आकर्षित होंगे तो हमारी जो लाभ कमाने की क्षमता है वह बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अगला है हमारा साक्ष्य के रूप में प्रयोग। पत्र क्योंकि लिखित रूप में होते हैं तो भविष्य में कभी दो ग्राहकों के बीच में या दो व्यापारियों के बीच में किसी कारण से आपस में मतभेद होते हैं और उन्हें न्यायालय में जाना पड़ता है, तो इस कार्य में पत्र हमारे बहुत सहायक के रूप में होते हैं, क्योंकि वह वहाँ पर हम उन पत्रों को साक्ष्य या प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि आपने अपनी व्यापारिक शर्तों में ये लिखा था और अब आप लेकिन उन बातों से बीच में मुकर रहे हैं। अगला हमारा महत्व है शिकायतों का समाधान। पत्र व्यवहार के माध्यम से हम जो भी व्यापारिक शिकायतें हैं उनका समाधान कर सकते हैं। शिकायतें क्या क्या हो सकती हैं? या तो समय पर हमारा माल प्राप्त नहीं हुआ, या रास्ते में हमारा माल खराब हो गया, या आपकी पैकिंग सही नहीं हुई। इन सब शिकायतों को हम पत्र के माध्यम से दूसरे व्यापारी को लिख सकते हैं और प्रथम व्यापारी इन शिकायतों का समाधान हमें बता सकता है कि मैं इस कारण से यह माल समय पर नहीं पहुंचा सका, या माल रास्ते में जो माल आपका ख़राब हो गया इस कारण हो गया, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगा और आगे से भविष्य में ऐसी कोई भी शिकायत आपको नहीं प्राप्त होगी। अगला हमारा अंतिम वो है महत्व लिखित विवरण रखना संभव। व्यापार में व्यापारियों के मध्य शर्तों को याद रखना संभव नहीं होता, अतः इस समस्या का समाधान हेतु व्यापारियों के बीच शर्तों का पत्र द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है। क्योंकि पत्र हमारे लिखित होते हैं, इस कारण से उनको हम भविष्य में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि भविष्य में हमें कोई भी हमारे दो व्यापारियों के बीच में कोई मनमुटाव होता है किसी कारण से कि आपने आवश्यक शर्तें हमारी ये बताई थी, भुगतान की शर्तें ये थी, लेकिन हम उन्हें बाद में दिखा सकते हैं कि देखिए हमने पत्र में ये लिख कर दिया था, तो इसलिए हम भविष्य में अपने पत्रों के माध्यम से
उनकी शंका का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारे पास लिखित रूप में लिखे हुए हैं। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हमने सीखा कि व्यापार में वृद्धि करने के लिए हम कैसे व्यापारिक पत्र लिखते हैं और व्यापारिक पत्रों के प्रमुख प्रकार क्या हैं। प्रकार कौन कौन से थे हमारे? पूछताछ के पत्र, निरख पत्र, आदेश पत्र, परिचय पत्र, ये सभी हमारे इसके प्रकार थे। और व्यापारिक पत्र का प्रारूप, यानी कि व्यापारिक पत्र को लिखते कैसे हैं, शुरुआत से कर कर अंत तक कैसे लिखते हैं, उनको हमने 12 भागों में बांटा था। शीर्षक, भेजने वाले का नाम, पता, और उसके बाद सारी चीज़ें हम नीचे तक ले आते हैं। और फिर हमारा व्यापारिक पत्रों का हमारे जीवन में महत्व क्या है, ये हमने इस अध्याय में सीखा। अब कुछ गृह कार्य के प्रश्न हैं जो आपको अपने उतारने हैं आपको। पहला हमारा प्रश्न है, व्यापारिक पत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? व्यापारिक पत्र के विभिन्न भाग मैंने आपको बताए थे कि 1 से लेकर 12 तक भाग हैं, उनको हमें लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है, व्यापारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिख लें। व्यापारिक पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, पूछताछ का पत्र, निरख पत्र, आदेश पत्र, परिचय पत्र, तगादे के पत्र, ये सब लिखने हैं और हमें उनके नाम लिखने हैं। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, वर्तमान युग में व्यवसाय की सफलता व्यावसायिक पत्र व्यवहार पर निर्भर करती है, कैसे स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हमें व्यापारिक पत्रों के महत्व का विस्तार से वर्णन करना है। अगला प्रश्न है हमारा, पूछताछ के पत्र से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? तो इसमें हमें पूछताछ के पत्र का उत्तर लिखना है कि पूछताछ पत्र किसे कहते हैं, और फिर पूछताछ के पत्र के संबंध में 2 उदाहरण देने हैं। 2 उदाहरण हमें अपने आप बनाकर लिखने हैं कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को पूछताछ के लिए क्या क्या किस प्रकार से लिख सकता है। अंतिम प्रश्न है हमारा, निरख पत्र। निरख पत्र का अर्थ बताते हुए निरख पत्र का नमूना। निरख पत्र किसे कहते हैं ये बताना है इसमें, और उसका हमें एक नमूना देना है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको पूर्णतः समझ में आया होगा और आप निम्न प्रश्नों को अपने रजिस्टर में उतारेंगे और बोर्ड के लिए तैयारी करेंगे। धन्यवाद।